प्यारे बच्चों, हम इतिहास का चौथा पाठ पढ़ रहे हैं। क्या बताते हैं हमें किताबें और कब्रें। ठीक है, तो इस पाठ का आधा भाग हम पहले पढ़ चुके थे। इसमें हम ये जान चुके थे कि दुनिया का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो वेद है, और वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। और ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं की गई हैं, और ये देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। ऋग्वेद की जो भाषा थी वो वैदिक संस्कृति थी। तो इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं इसको भी हमने देखा था। और ऋग्वेद में जो सारी चीज़ें हैं वो क्या थी, पढ़ी और सुनी गई थी, वो लिखी गई नहीं गई थी। ठीक है, आज से 200 साल पहले ही ऋग्वेद की क्या हुई है, छपाई शुरू हुई है। तो ऋग्वेद में मवेशी, घोड़े और रथ भी हुआ करते थे, इनके बारे में वर्णन मिलता है हमें। ठीक है, उस समय जो राजा होते थे वो किसी महल में नहीं रहा करते थे, नहीं उनकी अपनी कोई सेना होती थी। उस समय के आम लोगों के बारे में भी हमने पढ़ा कि जनता होती थी, आम जन होते थे। और हम दास के बारे में पढ़ा, जो दास लोग होते थे उनको युद्ध में जो बंदी बनाया जाता था, उन स्त्री पुरुषों को दास कहा जाता था। ठीक है, अगला टॉपिक आते हैं खामोश प्रहरी कहानी माँ पाषाणों की। तो बच्चे इसमें अगले चित्र को, पृष्ठ के चित्र को देखने को कहा गया है। तो अगले पृष्ठ में एक चित्र जो दिखाया गया है वो एक महापाषाण का चित्र है। तो महापाषाण यानी ये क्या थी, एक कब्रगाह थी। कब्रगाह मतलब जहाँ पे किसी व्यक्ति को मरने के बाद दफनाया जाता है। तो ये बड़े बड़े पत्थरों से मिलकर बनाई गई थी, इसलिए इसको महापाषाण कहा गया था। तो ये महापाषाण क्या है, तो ये शिलाखंड, महा मतलब बड़ा, पाषाण पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पे लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। यहाँ जहाँ पे लोगों को दफनाया गया था वहाँ बड़े सही तरीके से इसको लगाए गए हैं। तो महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा कितने साल पहले शुरू हुई थी, 3000 साल पहले शुरू हुई थी। तो यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। दक्कन मतलब भारत का जो दक्षिण भाग है, दक्कन का पठार है, दक्षिण भारत है जो भारत का, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में ये प्रथा देखने को मिलती है, जहाँ पे व्यक्तियों को दफनाया जाता था। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं, और कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते थे। जो महापाषाण ये कब्रें होती थी ये कुछ जमीन के ऊपर दिखती थी, और कुछ कब्रें ऐसी थी जो जमीन के नीचे भी मिली हैं। तो कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। ये आपको चित्र में दिख रहा होगा, गोलाकार रूप से पत्थरों को सजाया गया है। तो कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी मिलता है। तो ये एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। तो महापाषाणों के निर्माण के लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे, यानी ये जो कब्र बनानी पड़ती थी तो उसके लिए क्या काम करने पड़ते थे। सबसे पहले गड्ढा खोदना पड़ता था, फिर शिलाखंडों को, यानी बड़े बड़े शिलाखंडों को ढोकर लाना पड़ता था, फिर बड़े पत्थरों को तराशना पड़ता था, फिर वहाँ पे मरे हुए व्यक्तियों को दफनाया जाता था। जैसे बच्चा आपको हम यहाँ देख सकते हैं, ये शिलाखंड आपको दिख रहा होगा, ये महापाषाण है। यहाँ पे पत्थरों को करीने से लगाया गया है, उसके बाद ये बड़े पत्थर लगाए गए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ बीच में जो स्थान है वो व्यक्ति को दफनाने की कब्र है। ठीक है, तो इन सब जो कब्र हैं उनमें कुछ समानताएं हैं। मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता था। यानी जो मरे हुए व्यक्ति है उसके साथ मिट्टी के बर्तन भी रखे जाते थे। इनके साथ ही लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान, और पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं। तो मृतक व्यक्ति के साथ लोहे के औजार और हथियार भी दफनाए गए थे, घोड़े के कंकाल यानी उसके साथ घोड़े को भी दफनाया गया होगा, और पत्थर और सोने के गहने भी उस समय के कंकालों के साथ मिले हैं। तो महापाषाण की कब्रों से मिले, आपको कुछ चित्र दिख रहे होंगे, महापाषाण की कब्रों से मिले लोहे के सामान। तो बाईं ओर घोड़े के सामान का है ये, बाईं ओर जो आपको दिख रहा है ये घोड़े का सामान है, और नीचे बाईं ओर जो दिख रहा है ये है कुल्हाड़ियाँ हैं, और ये कुल्हाड़ियाँ हैं, और ये एक कटार आपको दिख रही है। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि उस समय के जो लोग थे वो क्या एक ही समान थे, सामाजिक रूप से उनकी हैसियत एक ही जैसी थी, मगर हमको उनके कब्रों से पता चलता है कि वो एक ही हैसियत के नहीं थे, उनमें भी अमीर गरीब हुआ करते थे। पुरातत्वविद मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। जो कंकाल के साथ जो चीज़ें मिली हुई हैं, जो व्यक्ति मर जाता था
तो उस व्यक्ति की चीज़ें उसके साथ ही दफना दी जाती थी। तो कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरे कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती थी। तो मानचित्र 2 को आप बच्चे फिर से देखेंगे, उसमें ब्रह्मगिरी नामक एक स्थान है। वहाँ पे एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए थे। यानी सोने के मनके, इससे क्या सिद्ध होता है कि वो व्यक्ति क्या था, एक अमीर व्यक्ति था। उसके मरने के बाद जो उसका सामान था उसके साथ दफनाया गया था। यह शायद इसलिए दफनाया जाता था, यह दर्शाया जाता है कि वो व्यक्ति क्या है, अमीर है। और कुछ व्यक्तियों कंकालों के पास सिर्फ मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं, जिससे ये पता चलता है कि जो लोग थे वो क्या थे, गरीब थे। तो सोने की चीज़ें मिली हैं तो वो क्या है, अमीर थे, और जो केवल मिट्टी के बर्तन मिले हैं तो वो क्या थे, गरीब थे। तो कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए भी बनाई गई थी। यानी समाज में कुछ परिवार क्या होते हैं, खास होते हैं, अन्य लोगों से अमीर होते हैं, या उनका खास स्थान होता है। ठीक है, तो वो खास परिवारों के लिए कब्रें बनाई गई थी। तो कई महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। तो एक से अधिक कंकाल मिलने का मतलब यह है कि सारे परिवार वालों को वहीं पे क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। यानी एक ही परिवार के लोगों को अलग अलग समय पर दफनाया गया था। जैसे जैसे उनकी मृत्यु हुई तो उनको उसी स्थान पर ला के दफना दिया गया था। ठीक है, हो सकता है समाज के कोई विशिष्ट व्यक्ति रहे होंगे। तो बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। यानी जो कब्रगाह थी उसके ऊपर एक पोर्ट होल, मतलब एक छेद बना दिया जाता था, और वहाँ से उसी रास्ते से अंदर आके वहाँ लोगों को दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे। यानी पहले वो चिन्ह लगा दिए जाते, अगर पहला व्यक्ति जब मरता था, फिर उसके बाद उनके परिवार का अगर कोई व्यक्ति मरता था तो उस चिन्ह के आधार पे वहाँ ले जाकर लोगों को दफनाया जाता था। तो इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र के बारे में हम आपको बताएंगे। मानचित्र 2 में बच्चों आप इनाम गांव को खोजेंगे, जो हमने पिछले अध्याय में आपको दिखाया था। तो ये इनाम गांव भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे की एक जगह है। तो इस जगह पे 3600 से 2700 साल पहले लोग रहा करते थे। ठीक है, यहाँ वयस्क लोग को प्राय गड्ढे में सीधा लेटाकर, जो वयस्क लोग होते थे, 18 साल से ऊपर के लोग होते थे, उनको गड्ढे में सीधा लेटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर भी दफनाया जाता था। तो ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते हैं। यानी व्यक्ति को जब दफनाया जाता है उसमें खाना पानी बर्तन होते थे, उसमें तो बर्तन मिले हैं तो उसका अर्थ यह है कि उनके खाने पीने के लिए सामान को उनके साथ दफनाया जाता था। तो एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के बड़े संदूक में दफनाया गया था। एक व्यक्ति को जो कब्र मिली है वो 5 कमरों वाले मकान के आंगन में। इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति क्या था, कोई अमीर व्यक्ति था, और उसको एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। तो बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। तो जिस घर में ये कब्र मिली है तो गांव का सबसे बड़ा घर था। तो इस घर में अनाज का एक गोदाम भी था और सब के पैर मुड़े हुए थे। तो इस बात से ये सिद्ध होता है कि वो किसी क्या था, कि किसी सरदार का शव था, जिसके घर में अनाज का गोदाम भी था, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा खेत रहे होंगे और अनाज इकट्ठा हुआ होगा। ठीक है, और उसका बहुत बड़ा घर भी था, पूरे गांव में सबसे बड़ा घर था। तो इसका मतलब था कि पूरे गांव का क्या था, वो सरदार था। तो बच्चों हम देखते हैं हम कंकालों का अध्ययन कैसे कर सकते हैं। तो बच्चे के कंकाल को हम पहचानने के लिए हमारे पास क्या उपाय है। तो छोटे आकार का कंकाल है तो हम कहेंगे ये एक बच्चे का कंकाल है, मगर ये लड़के का है या लड़की बच्चे का कंकाल है, ये पहचानना मुश्किल होता है। मगर कोई कंकाल स्त्री का है या पुरुष का, इसको पहचानने के लिए कई बार अंदाज़ा लगाया जाता है। जैसे अगर किसी कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है। लेकिन प्राचीन समय में पुरुष भी गहने पहना करते थे, तो हम ये नहीं कह सकते हैं जिस कंकाल के साथ गहने मिले हैं तो वो क्या है, महिला का ही कंकाल है। तो कंकाल को पहचानने का एक तरीका हड्डियों की जांच से है, क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म लेती हैं, इसलिए उनके कूल्हे की जो हड्डी होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है पुरुषों की अपेक्षा। तो जिन कंकालों की कूल्हे की हड्डी बड़ी होती है उनको स्त्रियों का कंकाल मान लिया जाता है। तो कंकाल जो हैं आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य हुए थे, जिन्होंने एक चरक संहिता नामक किताब भी लिखी थी। ठीक है, वे मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां बताते हैं। उनका कहना है कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। लेकिन आधुनिक शरीर रचना विज्ञान में जब हम पढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि उसके अनुसार 206 ही हड्डियां होती हैं।
हो सकता है कि चरक ने अपनी हड्डी की गिनतियों में दांत और हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। अब बच्चों आते हैं इनाम गांव के लोग के काम धंधे किस प्रकार थे। तो इनाम गांव में पुरातत्व विधियों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हुए हैं। तो इनाम गांव में जब सर्वेक्षण किया गया, पुरातत्वविद ने जब वहाँ खुदाई की तो वहाँ गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि वो इन चीज़ों की कृषि किया करते थे। तो कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं और कई हड्डियों पर काटने के निशान से ये अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। तो जानवरों की जो हड्डियां मिली हैं वो कटी हुई हड्डियां मिली हुई हैं, जिससे पता चलता है कि इन लोगों को इन जानवरों को क्या किया जाता होगा, मारकर खाया जाता होगा। तो गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी यहाँ पाई गई हैं। तो ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियाँ एकत्र की जाती थी। तो उस समय के लोग कृषि कार्य करते थे और उसके साथ ही साथ वे लोग शिकार का काम भी करते थे और पालतू पशुओं को पालतू बनाकर भी पालते थे। ठीक है, तो इस आधार पे हम इनाम गांव के लोगों की एक सूची, काम की सूची बना सकते हैं। जो ये जानवरों की हड्डियां मिली हैं और जो अनाज मिले हैं उसके आधार पे हम उनके काम की सूची बनानी है बच्चों आपको। और अन्यत्र में हम पढ़ेंगे कि भारत से अलग अन्यत्र विश्व के अन्य भाग में और चीज़ देखेंगे। तो एटलस में हम चीन को देखते हैं। चीन हमारा पड़ोसी देश है। तो लगभग 3500 साल पहले हमें यहाँ की लेखन कला के पुराने उदाहरण मिलते हैं। ठीक है ना, लिखने की कला के। तो यहाँ जानवरों की हड्डियों पे लिखा गया था। इनमें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता था। तो वहाँ पे जो प्रमाण मिले हैं 3500 साल पहले लेखन की कला का जो विकास मिला हुआ था, वहाँ वो हड्डियों पे लिखा करते थे। हड्डियों पे क्या लिखते थे, भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता था, क्योंकि ये मान्यता थी कि हड्डियाँ क्या करती हैं, भविष्य बताती हैं, यानी आने वाले समय के बारे में बताती हैं। तो राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पे सवाल लिखवाते थे। उस समय के जो राजा लोग थे वो इन हड्डियों पे सवाल लिखवाते थे कि क्या वे युद्ध जीतेंगे, क्या फसलें अच्छी होंगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे। फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहाँ इनमें गर्मी से चटक कर कई दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे, यानी हड्डियों पे जो चीज़ें उन्हें पूछनी होती थी उसको लिखकर उसको आग में डाल दिया जाता था और उसके बाद हड्डियाँ क्या हो जाती थी, टुकड़े टुकड़े हुए दरारें आ जाती थी हड्डियों पे। ठीक है, और फिर जो भविष्यवक्ता होते थे फिर उन हड्डियों को पढ़कर उनका पहचान करते थे कि इसमें क्या लिखा गया है ये। ठीक है, ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उनके बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी। जो राजा थे उनके पास क्या थी, बहुत ज़्यादा धन दौलत थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन भी शामिल हैं। लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। तो उस समय वहाँ पे चीन में जो है वो लोहे के बर्तन नहीं मिले हैं, लोहे का सामान नहीं मिला। तो इसका मतलब है वो लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। बच्चों ऋग्वेद के राजा के बारे में हमने पहले पढ़ा था। तो ऋग्वेद के राजा और चीन के राजा के बारे में अगर कोई फ़र्क आपको दिखता है तो वो आप इसमें बता सकते हो। ठीक है, इस पाठ के जो उपयोगी शब्द हैं वो हैं वेद, प्रार्थना, भाषा, रथ, यज्ञ, राजा, दास, महापाषाण, कब्र और कंकाल और लोहा। तो इस प्रकार बच्चों आपका जो ये है पाठ समाप्त होता है।